और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स फर्स्ट की सभी डेरिवेशंस। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर की थ्योरी आपकी आने ही वाली है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो पूरा देखना है, सारी डेरिवेशन तैयार करके जानी है। अब एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो ये सारी डेरिवेशन फर्स्ट फिजिक्स की जो भी हैं आप तैयार करेंगे। और उसके बाद मैं लेकर आऊँगा फिजिक्स सेकंड की सारी डेरिवेशन और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं कंपाइल भी करूँगा जब सेकंड फिजिक्स की वीडियो बनाऊँगा उसके साथ। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिजिक्स फर्स्ट की सभी डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कोई हैं तो ये दोनों डेरिवेशन हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति बोल सकते हैं, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अक्षय स्थिति आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये 4 लाइन आप लिखने वाले हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माध्यम का परावर्तनांक कैपिटल K है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ये लिख लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक है कैपिटल K। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए फिर करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला होगा E1 लगा लीजिए। E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए, ये डेरिवेशन ऐसी है, इसमें चित्र आपको बिल्कुल एज इट इज बनाना है, सही बनाना है। ठीक है, और इसमें दिशा भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्लस आवेश की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी और माइनस वाला जो आवेश होगा उसकी अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। तो E1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए, दिशा जरूर लिखनी है आपको। तो ये होगी वैल्यू E1 की। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा P से E की ओर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए क्या कंडीशन होगी, ये है स्थिति। तो यहाँ पर है प्लस आवेश, है ना, और यहाँ पर है माइनस आवेश। ये है बिंदु P। तो इस वाले प्लस क्यू आवेश की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, बी माना गया होगा इसे, तो बी से पी की ओर, है ना। और इस वाले की डायरेक्शन जो होगी माइनस के अंदर की ओर होगी, तो इसकी होगी पी से ए की ओर, क्योंकि ये होगा ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देख लीजिए बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस जिसकी दूरी कम होगी उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो प्लस क्यू आवेश है उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी माइनस क्यू की अपेक्षा। तो अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दिशा विपरीत है इसलिए माइनस का चिन्ह बीच में आने वाला है, तो माइनस लगा देंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। जो चीज़ें कॉमन है कैलकुलेट करेंगे, आसानी से इसे हम डेरिवेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए Q अपॉन 4πε0 के कॉमन कर दिया है, 1 अपॉन क्या है R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 माइनस है 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया है दोनों का, और एलसीएम करने के बाद ये कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन किया है, R प्लस एल का यहाँ पर होल स्क्वायर खोल दिया गया है और माइनस ये R माइनस एल का होल स्क्वायर खोला गया है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कट जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बची, अब मतलब यहाँ तक आ गई है। ठीक है, तो इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, R स्क्वायर एल स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे माइनस के होने के कारण, ये जुड़ के 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ एल स्क्वायर को नगड़े मानेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, एल स्क्वायर छोड़ना है, एल नहीं छोड़ना है, बाकी ये कैलकुलेशन करेंगे। R स्क्वायर बचेगा, एक R इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, R की पावर 3 बचेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 1/4πε0 के 2Q गुणा 2L। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये गुणा कर लेना है, आपको ध्यान रखना है। ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई है 2Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L होगा P के बराबर 1/4πε0, और ये स्क्वायर होल स्क्वायर कर लीजिए इसे, तो ये जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन R की Q। ठीक है, यही होगी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद K बराबर 1, आप चाहे यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ये यहाँ तक डेरिवेशन सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में सेकंड डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है, चित्र में मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, इन दोनों डेरिवेशन के बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है। इंपॉर्टेंट है, पिछले 1-2 सालों में ये नहीं आई हैं, तो इस बार चांस है कि इनमें से कोई एक डेरिवेशन आपको मिल जाए, तो आप इन दोनों डेरिवेशन को अच्छे से तैयार करेंगे।
देखिए सेम वही लाइन लिखनी है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव भी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, मध्य बिंदुओं से निरक्षीय स्थिति लिख लीजिए। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान रखना है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ यही लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव भी है, प्लस क्यू माइनस क्यू अवश्य से मिलकर बना है, बीच की दूरी 12 है, द्विध्रुव के केंद्रों से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये है जो चित्र बनाया उसे समझा दीजिए एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करने वाला है। अगर चित्र सही है तो एग्जामिनर एक नज़र देखेगा और आसानी से आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने निकाल लिया है। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। तो दूरी कितनी थी, यहाँ दूरी देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश की रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और माइनस आवेश की भी इतनी ही है, तो ये वैल्यू हो गई। तो E1 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ऐसे ही हो गया E2, ठीक है। डायरेक्शन बताने की आवश्यकता इसमें है नहीं क्योंकि घटक बनेंगे इसमें, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, यहाँ तक। तो E2 हो गया और E1 हो गया। डायरेक्शन बता सकते हैं भाई, प्लस की आवेश की जो होती है बाहर की ओर होती है, माइनस की उसकी ओर होगी। प्लस क्यू आवेश की बाहर की ओर और माइनस क्यू आवेश की आवेश की ओर होगी। अब E1 व E2 को लंबवत और क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। जो लंबवत घटक होंगे वो एक दूसरे को न्यस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे तो बिंदु P पर परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें पता है cos थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है L और कर्ण है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। परिणाम वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, दोनों वैल्यू सेम है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एक पावर तो ये रही, देख लीजिए आप जब हमने वर्क किया था इसमें, तो ये एक पावर तो ये रही हमारे पास, आधी पावर यहाँ से आई है निकल के। भाई दोनों वैल्यू सेम है तो इसे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको पता होगा। अब रिवीजन है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझाना, सब वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो क्यू इंटू 2L हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होगी। फिर पुरानी लाइन लिखेंगे कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑफ एल स्क्वायर, तब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर की क्यू हो जाएगा। फिर के बराबर रख देंगे 1 निर्वात के लिए, तो ये वैल्यू निकल के आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर की क्यू। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको इस चैप्टर से तैयार करके जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लास्ट कई ईयर से नहीं आई है, तो इसलिए आपको इस पर विशेष फोकस करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सेकंड चैप्टर की बात करें गॉस थ्योरम की, तो सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, फाई से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, फाई बराबर होगा E, मात्रक याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। विमीय सूत्र भी आपको याद रखना है। न्यूटन कितना हो जाएगा भाई, न्यूटन का हो गया MLT - 2, मीटर का हो गया इंटू L2, और कूलम का कितना हो गया AT। तो इन सबको एक जगह कंबाइन कर दीजिए, तो ML3 होगी और T-3 होगी, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये -1। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र, ML3 T-3 ये -1, ठीक है। तो ये हो गया विमीय सूत्र। इसके बाद देख लेते हैं और आगे क्या पढ़ना है इसमें। देख लीजिए ये हो गया विमीय सूत्र हो गया, इसका राशि याद रखनी है, अदिश राशि है। तो इसमें वैद्युत फ्लक्स तो पढ़ के ही जाना है गॉस थ्योरम में, और इसमें 4 डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने ही वाली है, तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए आगे, देखिए इस चैप्टर की पहली डेरिवेशन है गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। उत्पत्ति के लिए आप ये चित्र बनाएंगे। अच्छा चित्र आप ये नहीं बिल्कुल सेम बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं, सब फिगर बना सकते हैं, बस एक बंद पृष्ठ लेंगे, ठीक है। बाकी ये सीम लाइन खींच लेंगे, एक घनकोण वाली, घनकोण की डेफिनेशन भी आपको याद करनी है इसमें। तो ये चित्र आप बना के जाएंगे, चित्र जरूरी नहीं बिल्कुल सेम बने, जैसा मन करे ऐसा एक बंद पृष्ठ ले सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति देख लीजिए, मान लेंगे एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, बंद पृष्ठ के अंदर प्लस बिंदु O पर स्थित है प्लस क्यू आवेश। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ E वेक्टर और DA के बीच जो कोण थीटा है। तो DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लीजिए। अच्छा यहाँ पर एक लाइन पहले ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे बाद में लिख लीजिए चाहे पहले लिख लीजिए, मैंने आपको बताया केवल एग्जामिनर को समझाना है आपको, तो ये परेशान ना हो कि कुछ आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन लिख के आप समीकरण 1 मान सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है मैंने, देख लीजिए DA क्षेत्रफल फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल खंड से। तो D फाई E बराबर E वेक्टर और DA वेक्टर, तो E DA cos थीटा। अब क्योंकि E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो मैंने बताया था अभी, तो D फाई E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है D ओमेगा, इसे बोलते हैं घनकोण का प्रक्षेप, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, D फाई E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D ओमेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इतना
अब ये क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दीजिए और डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फाई ई बराबर हो गया क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। यही गॉस की प्रमेय है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है, ध्यान देना है बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसके बाद है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और इसमें नंबर फर्स्ट है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र बनाना है सेम टू सेम, लिखना भी सेम टू सेम है। माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, चारों ओर स्मॉल एल लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, ठीक है, जरा देख लीजिए। तो लैम्डा बराबर हो गया क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा एल। तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ ई वेक्टर व डी ए के बीच कोण थीटा है, इसलिए डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें पता है, फाई ई बराबर होता है समाकलन में ई डी ए, ई बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा डी ए। भाई बेलनाकार जो पृष्ठ है, वो जो गॉसियन पृष्ठ है वो क्या है, बेलन के आकार का है, तो डी ए बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल, तो ये कितना हो जाएगा, तो फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद सपाट पृष्ठ लेने हैं। सपाट पृष्ठों के लिए जो एंगल होता है वो 90 होता है, दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ई और डी ए के बीच, इसलिए cos 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल। फिर हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ही है, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दोनों इक्वेशन बराबर कर देंगे और यहाँ से ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए और ये वैल्यू निकल के आएगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल, ठीक है। अब ये क्यू बराबर होता है लैम्डा एल, तो एल से एल काट देंगे, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर होगा, देख लीजिए आप यहाँ, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा केवल, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। तो ये डेरिवेशन इतनी हो जाएगी। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके भी आगे बढ़ा सकते हैं हम, ये देख लीजिए 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी है, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 4 डेरिवेशन। अब तक डेरिवेशन तैयार करके जानिए, चैप्टर की जरूर यहाँ से जरूर आने वाला है। देखिए उसके बाद है ये डेरिवेशन अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिगर बनाना है बिल्कुल सेम टू सेम, और इसमें ये लिखना है, यदि देखिए ये डेरिवेशन मैं आपको पहले करा चुका हूँ वीडियो में, इसमें केवल ये बता रहा हूँ कि आपको ये डेरिवेशन आपको पढ़ के जानी है, तो इसलिए हम थोड़े फास्ट चल रहे हैं जिससे हम कम समय में ज़्यादा डेरिवेशन कवर कर सकें। ये तो नहीं है कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँ और 1 घंटा यहाँ बिताऊँ, तो आपको मैं तेज़ी से कराऊँगा, जिससे आप इन्हें वीडियो देख के अपने जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसे कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं मेरी पिछली, या एनी अदर किसी भी रिसोर्स से आप इन डेरिवेशन को तैयार करके जाएं, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। आप ये मान के चलिए इस वीडियो में अगर आप देख के सारे क्वेश्चन करते हैं तो 20 नंबर आप आसानी से ले जाएंगे, ठीक है। तो यदि कोई आवेश क्यू है तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये चादर है, इस समय पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो समतल चादर है, धनावेशित है, तो इस पर जो पृष्ठावेश घनत्व है सिग्मा है। देखिए डेरिवेशन मैंने और भी शॉर्ट में कराई है, आपको देख सकते हैं आप। अनंत विस्तार की ये चादर लेंगे, इसे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे इस पर। तो समतल चादर के भाई 2 सिरे हो गए इसके सपाट और 1 सिरा हो गया इसका वक्र। तो वक्र पृष्ठ पर ई वेक्टर डी ए वेक्टर लंबवत है, तो वहाँ जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों पृष्ठों से सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए 2 ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई ए। तो बोलिए गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, क्योंकि इस पृष्ठ पर सभी जगह क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, ये जो है ई वेक्टर और डी वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो पृष्ठ होगा गोलीय गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई ए। अब इसके बाद लगा देंगे हम गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और क्यू की वैल्यू लिख दीजिए वही सिग्मा ए। और अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देंगे। अब तो कर दीजिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो 2 ई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसे ही काट दीजिए, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर नहीं है, इसका अर्थ है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको तैयार करनी है। इसके बाद इसी में ये कंबाइंड आएगी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्लेट है, तो एक प्लेट जो होगी वो 2 चादर से मिलकर बनी होगी, तो इसमें 2 वैद्युत क्षेत्र बनेंगे E1 E2। चादर भाई 2 चादर से मिलकर बनी है, तो चादर फर्स्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र मान लो E1 है, चादर सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए E2 है। तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, भाई सेम है ना, और E2 की वैल्यू भी इतनी हो जाएगी। अब दोनों समान दिशा में हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर दोनों चादरों के कारण परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E बराबर E1 प्लस E2। तो जोड़ दीजिए E बराबर E1 प्लस E2, तो दोनों वैल्यू जब पुट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी भैया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, तो दोनों में 1 अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कॉमन ही कर दो, तो 1/2 बचा प्लस 1/2,
जब दोनों की वैल्यू इतनी बची तो कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। तो ये डेरिवेशन आएगी तो पहली समतल चादर वाली आपको करके जानी है, अगर बड़े में आए 5 नंबर में। अगर छोटे में आए तो यहीं से कर देंगे कि हम जानते हैं कि समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगी। ठीक है, इसके बाद ये डेरिवेशन तैयार करनी है आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये चित्र बनाना है और ये हम डेरिवेशन पहले भी कर चुके हैं। आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष, कोष का मतलब जो खोखली होगी इसकी 3 सतह होंगी, एक पृष्ठ के बाहर ले लीजिए, पृष्ठ के अंदर और एक पृष्ठ पर। ठीक है, तो बाह्य बिंदु पर हमने माना है। तो गोलीय कोष से बाहर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर का बीज कोण जीरो है, समान दिशा में है। तो ई डी ए कॉस थीटा ई डी ए हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए, या ये समाकलन का चिन्ह हटा दीजिए तो ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोली का एक ही पृष्ठ होता है, उसका क्षेत्रफल ले लीजिए या वक्र पृष्ठ ले लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दोनों से बराबर कर दीजिए। तो ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो ई बराबर बनेगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि बिंदु आवेश के कारण, भाई गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए, तो आपको यही डेरिवेशन करके जानी है जो हमने अब करी है, जो बाह्य बिंदु पर है। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना, सेम टू सेम चलना है बिल्कुल। अच्छा, यदि आवेश घनत्व पृष्ठ जो है वो सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये आगे के लिए है जो इसी डेरिवेशन में, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो ये बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब बात कर लेते हैं पृष्ठ पर। ठीक है, देखिए अब है पृष्ठ पर, तो आर बराबर कैपिटल आर के होगी, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप इसका पृष्ठ घन सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर सिग्मा ए। वैल्यू पुट करेंगे तो इस ई सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ई बराबर यहाँ वैल्यू आएगी निकल के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि सारी वैल्यू कट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आंतरिक बिंदु है, तो फाई बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर, फिर वही सेम वैल्यू पुट करेंगे, क्यू हो जाएगा जीरो अंदर, तो ई वैल्यू हो जाएगी जीरो। भाई जब अंदर आवेश ही नहीं होगा, अंदर जो होगा आंतरिक बिंदु पर आवेश जीरो, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो। चलिए बात कर लेते हैं हम तीसरे चैप्टर की, वैद्युत विभव की। देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ये डेरिवेशन भी मैं आपको करा चुका हूँ, तो ये देख लेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे कि माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है और उससे स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है बिंदु पी पर, और माध्यम का परावर्तन कैपिटल के है। देखिए उल्टा सीधा कुछ भी लिख दीजिए। उल्टा सीधा का सेंस ये नहीं है कि आप गलत सलत लिखें, उल्टे सीधे का मतलब है आप लाइन ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन कैपिटल के है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, बिंदु ऊपर स्थित है, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, माध्यम का परावर्तन कैपिटल के है, इसे बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये चित्र बनाएंगे, चित्र में नो मिस्टेक्स, चित्र नहीं गलत करना है, चित्र गलत डेरिवेशन गलत। ठीक है, तो ये डेरिवेशन सॉल्व करनी है। पहले बल निकालेंगे, बल के बाद कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि बल की डायरेक्शन ये वाली है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो एंगल बनेगा 180, तो माइनस में आ जाएगा, एफ डी एक्स है ना, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, तो एफ डी एक्स कोस 180 माइनस की वैल्यू आ जाएगी निकल के। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से लाएंगे। विद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि किसी बिंदु आवेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो W बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर आर तक लाएंगे, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू 0 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हुई डेरिवेशन यहाँ तक। इसमें ये बाहर निकाल लेंगे क्यू क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इसका समाकलन कर देंगे तो कितना आएगा वैल्यू। देखिए समाकलन की वैल्यू ये होती है एक्स डी एक्स होगा। देखिए यहाँ एक्स की पावर एन लगा लीजिएगा फॉर्मूला, तो एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन में 1 जोड़ दीजिए, जितना जोड़ का उतना घटा लिख दीजिए। तो -2 है ना भाई, इस एक्स के स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2 में +1 ऐड कर दीजिए, अपॉन में -2 + 1, तो एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स आएगा इसका समाकलन। देखिए उसके बाद है ये माइनस के क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका समाकलन करने के बाद इसमें लिमिट लगाएंगे। देखिए माइनस ये तो थे ही माइनस, तो ये माइनस जो होगी ये वाली माइनस आई है, ये माइनस इस माइनस को ख़त्म कर देगी। फिर इसमें लिमिट लगा देंगे तो लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, अपर लिमिट कितनी है आर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये यहाँ से माइनस हटा देना आपको, ये माइनस नहीं लगाएंगे जब लिमिट लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब क्योंकि 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो कितना बचेगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू की 0 अपॉन आर। क्यू 0 को इसके बटे में ले जाइए, भाई यहाँ पर ये बटे में ले आए हैं हम,
और डब्ल्यू अपन क्यू जीरो बराबर होता है वी के, तो वी बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर। अब निर्वात के लिए के बराबर 1 हो जाएगा, तो वी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। यही इसकी डेरिवेशन है और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तैयार करके ही जानी पड़ेगी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। देखिए टारगेट हम लेके चल रहे हैं 90+ नंबर आए, तो सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं, जो भी मैं बताऊंगा आपको, तो ये डेरिवेशन आपको नहीं स्किप करनी है, ठीक है। देखिए उसके बाद इस चैप्टर की सेकंड डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, अच्छे से तैयार करना है। चित्र वही बनेगा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बना है, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। बाकी सेम लाइन भी वही लिखनी है का माना एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन कैपिटल के है, द्विध्रुव से अक्षय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, वही आपको लिखना है सेम टू सेम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिखेंगे, ठीक है। आप कोई भी शब्द चेंज ना करें। अब ये भी आपको पता है जब आवेश का मान 1 से 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो तो वो प्लस का विभव उत्पन्न करेगा, और जो माइनस आवेश होगा उससे माइनस का विभव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव इतना हो जाएगा। अब माइनस क्यू के कारण इतना होगा, ठीक है, माइनस का होगा, फिर बिंदु पी पर परिणाम विभव निकालना है, तो वी बराबर हो जाएगा V1 + V2 ऐड कर देंगे। भाई प्लस वाला है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस के ने माइनस उत्पन्न किया, इसमें चित्र बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। तो V बराबर Q/4πε0 के 1/, देखो उसमें चेंजमेंट क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसमें स्क्वायर था आर पर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो 1/r - l माइनस 1/r + l दोनों ऐड कर दीजिए। V बराबर Q/4πε0 के, तो r + l माइनस r + l, आर से आर कैंसिल आउट, 2l बचेगा, तो कितना हो जाएगा ज़रा देखिए आगे। देखिए इसके बाद हो गया Q × 12 और r² - l²। अब हमें पता है Q × 12 होता है P के बराबर, r² - l² में से फिर l बहुत छोटा है r से, l² को छोड़ेंगे, l को नहीं छोड़ेंगे, l² छोड़ते हैं, तो v बराबर 1/4πε0 के इंटू P/r² हो जाएगा। निर्वात के लिए k बराबर 1 रख देंगे, तो v बराबर 1/4πε0 इंटू P/r²। ये हो गया अक्षीय स्थिति में विभव। देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है निरक्ष, उसके बाद देखिए ये डेरिवेशन है निरक्ष स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, ये डेरिवेशन तैयार करेंगे। अगर ये डेरिवेशन आती है तो इसके साथ कोई न्यूमेरिकल अवश्य आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, वही सेम टू सेम लाइन लिखनी है कि द्विध्रुव है -q + q आवेश से मिलकर बना है, बीच की दूरी 12 है, ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तन कैपिटल के है, तो निरक्ष स्थिति में बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव हो जाएगा इतना, माइनस क्यू आवेश के कारण भी इतना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, एक दूसरे को काट देंगे, 0 हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है बड़े क्वेश्चन नंबर में तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल अवश्य ऐड होकर आएगा, ये आपको याद रखना है, इसे नहीं स्किप करना। ये भी देख लेंगे, बहुत आसान है भाई। देखिए सेम दूरी है, जो दूरी है उनके बीच की, √r² + l², माइनस का विभव माइनस उत्पन्न करेगा, प्लस का विभव उत्पन्न करेगा, सॉरी प्लस का आवेश, दोनों एक दूसरे को जब ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर की एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। चित्र बनाना है। मान लेंगे यदि किसी अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E में रखें तो उस पर बल लगेगा F बराबर Q0E। परीक्षण आवेश को B से A तक लाएंगे, किया गया कार्य होगा F × -dx। देखिए जो माइनस होता है ये दर्शाता है जो विस्थापन हो रहा है वो बल के विपरीत दिशा में है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर F की वैल्यू और पुट कर दीजिए Q0E इंटू ΔX। अब ये जो Q0 है इसे W के बटे में ले जाइए, तो W/Q0 बराबर माइनस के E ΔX, dx भी लिख सकते हैं, ΔX भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। विभवांतर की परिभाषा लगाइए। विभवांतर की परिभाषा कहती है क्या कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य या दो बिंदुओं के विभव का अंतर, तो VA - V बराबर W/Q0। V का विभव, A का जो विभव है वो है कितना, वो विभव लिया गया है V और इसका विभव लिया है V - dV, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा ΔW/Q0 बराबर ΔV। अब दोनों समीकरण, जो ये ऊपर वाली समीकरण है, ये समीकरण 2 समीकरण 3 दोनों को बराबर कर दीजिए, तो कितना होगा माइनस के E ΔX बराबर ΔV या E बराबर माइनस के ΔV/ΔX, ठीक है। तो ये देख लेंगे समीकरण 2 व 3 से, माइनस के E ΔX बराबर ΔV, तो E बराबर माइनस के ΔV/ΔX। तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है इस चैप्टर की, ठीक है। देखिए उसके बाद बात कर लेते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए धारिता वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो इसमें धारिता की डेफिनेशन आपको याद करके जानी है, मात्रक याद रखने हैं, तो ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है, अब ये चित्र बनाना है। चित्र में लिखेंगे जब किसी गोली चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, ये सब ये लिख लेंगे। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अविलंबित प्राप्त होती हैं। ये बल रेखाएं केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आवेश को ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वह गोली के केंद्र पर स्थित हो। तो मान लेंगे त्रिज्या ए है, आवेश क्यू है जो एक समान रूप से वितरित है। ये के पर आवेदांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो गोली चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव तो वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। तो धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। बस वी निकाल लीजिए और फिर भाग दे दीजिए, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए मानी है ना, यहाँ पर जो त्रिज्या है इसकी ए मानी गई है, ये ए है। तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ये सब ऊपर पहुँचेगा। तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। तो सी अनुक्रमानुपाती किसके हो गया, ए के। अच्छा, जहाँ के लिए 1 लिख लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैल्यू कितनी। तो यहाँ पर देखेंगे कि सी अनुक्रमानुपाती ए होगा। अतः स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, निर्वात के लिए के बराबर 1 लगा देंगे तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं सी बराबर ए है, ए मानी है तो त्रिज्या आर भी मान सकते हैं, 9 × 10⁻9 फैरेड। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, एक या 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तैयार करके जानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। देखिए इसके बाद ये डेरिवेशन तैयार करनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो ये चित्र बनाना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल भी तैयार करके जाना है अच्छे से। तो मान लेंगे एक समांतर प्लेट संधारित्र है, 2 प्लेटों से मिलकर बना है। दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है और इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है ई है। ये सब चीज़ें मान लेंगे, दोनों चीज़ें दिखाएंगे। प्लेट एक को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ये सब बातें आपको लिखनी है। ठीक है, ऋण आवेश जो उत्पन्न हुआ है वो पृथ्वी से जोड़ने के कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पृथ्वी से जब अर्थ लगाते हैं तो माइनस मिलता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब ई की वैल्यू निकल जाएगी, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी हो, प्लेटों के बीच की दूरी डी हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वी अपॉन डी। तो वी बराबर हो जाएगा ई डी। समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर देंगे तो वी बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए, तो वी बराबर क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। जब वी मिल गया तो सी बराबर क्यू अपॉन वी लगा दीजिए। बहुत आसान सब हो गई डेरिवेशन। ये डेरिवेशन मैंने विस्तार में आपको बहुत आराम से समझाया है। चैप्टर की डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है फिजिक्स फर्स्ट की, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं एक साथ, जो भी आपको वीडियो देखनी है। तो सी बराबर होगा क्यू अपॉन वी, जो क्यू अपॉन के क्यू डी इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर दीजिए। तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अपॉन डी, सॉरी सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, या सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, इसके अलावा यदि परावैद्युत के स्थान पर वायु अथवा निर्वात हो तो के बराबर 1, तो सी जीरो बराबर हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, अब इन्हें समीकरण मान के भाग भी लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगी सी अपॉन सी जीरो बराबर के, या सी बराबर के सी जीरो। ठीक है, ध्यान रखना है ज़रूर। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, देख लीजिए इसे भी अब देख लेंगे। तो माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों के बीच क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच की डी है। दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक की टी मोटाई की पट्टी रख दी गई है। प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जीरो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यदि प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो वी हो तो वी बराबर हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वायु कहाँ पर है, पहले इसे समझ लेंगे थोड़ा सा। देखिए चित्र देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए ये स्थान बचा, जो खाली स्थान है कितना ये बचा हुआ है भाई, इतने बीच में मोटी मोटाई की पट्टी रख दी गई है। तो कितना बचा, कुल डी में से इसकी मोटाई टी घटा दो तो इतने स्थान पर वायु है, और ये के कितने स्थान पर है, टी स्थान पर, जितनी मोटाई है उसकी उतने पे तो होगा। तो उसी आधार पर हमने लिया है वी बराबर होता है ई डी। तो ई जीरो कितने पर है, डी माइनस टी पर, और ई कितने पर है, टी पर है। तो दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कॉमन कर दीजिए। कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। जैसे ही वी की वैल्यू आई तो सी बराबर क्यू अपॉन वी लगा देंगे। ठीक है, तो वी की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, चाहे ना भी करें तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करी गई है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए की, तो वी बराबर हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब संधारित्र की धारिता है तो सी बराबर हो गया क्यू अपॉन बी, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब ऊपर पहुंचेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही डेरिवेशन आपको सॉल्व करनी है। देखिए लास्ट ईयर एग्जाम में आई हुई है 2025 में, इस बार आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब के परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसे पूरे वाले को याद करके जाना है। ध्यान रखना आंशिक आए तो ही ये डेरिवेशन करनी है, कभी आप यही कर दो कि परावैद्युत दिख जाए तो यही करनी है, नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे।
इसके बाद इस चैप्टर की एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि वी हो तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब देखिए चालक को अल्पावेश डी क्यू देने में किया गया अल्प कार्य, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी डी क्यू, फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी वैल्यू पुट होगी, देख लीजिए, वी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन सी। तो कहाँ से कहाँ तक आवेश दे रहे हैं, जीरो से क्यू आवेश देने में, तो जीरो से क्यू लिमिट लगा दीजिए, वी डी क्यू हो गया, वी बराबर क्यू अपॉन सी हो गई। 1/c को बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, नहीं बदलेगी। तो क्यू चेंज हो रहा है, केवल आवेश चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, तो वी बराबर हो गया क्यू अपॉन सी और डी क्यू, तो 1/c बाहर, इसका समाकलन करेंगे भाई, डी जो होता है वो चिन्ह को खत्म कर देगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इसकी लिमिट लगा दीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस 0, तो कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्यू बराबर सी भी लिख सकते हैं और थोड़ी सी आगे बढ़ा सकते हैं डेरिवेशन। तो यू बराबर हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। अब सी बराबर क्यू अपॉन वी रख दीजिए, तो यू बराबर आ जाएगा 1/2 वी क्यू। जहाँ तक वो करा है वहाँ तक करनी है डेरिवेशन सॉल्व। ठीक है, बहुत शॉर्ट कराई है मैंने ये, तो इसे आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डेरिवेशन इस चैप्टर की। उसके बाद ये तैयार करना ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को, यानी प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र मान लेंगे, इसकी धारिता होती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। प्लेटों के बीच विभवांतर वी हो तो संचित ऊर्जा यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, सी का मान रख देंगे इंटू वी स्क्वायर। क्या करना है, तो वी की वैल्यू रख देंगे भाई, क्या करेंगे हम इसमें, डी की मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। जब डी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, अब एक डी इसके पास ले लेंगे ए के पास, तो क्षेत्रफल गुणा दूरी ये बराबर हो जाएगी आयतन के। अब इसका भाग लगा देंगे डी का ही, तो ऊर्जा घनत्व निकल जाएगा यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद ये है कि यदि माध्यम का परावर्तन कैपिटल के है तो यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, मात्रक होगा जूल पर मीटर की क्यू। और यहाँ से हम विमेय सूत्र भी बना सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, तो एल की क्यू तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इसका विमेय सूत्र होगा। तो ये हैं इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर तक काफ़ी डेरिवेशन है, आपको तैयार करके जानी है चारों चैप्टर तक। और आगे देख लीजिए अब चैप्टर नंबर 5। देखिए इस चैप्टर में केवल ये डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, और कुछ नहीं करना है अगर डेरिवेशन की बात करें। वैसे इस चैप्टर से आने के चांस बहुत कुछ है, परिभाषाएं बहुत आएंगी, प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकता है, आवेश वाहक की गतिशीलता है, अनुगमन वेग है, सब डेफिनेशन हमको तैयार करनी है अच्छे से। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आने ही वाला है। तो ये चित्र बनाएंगे, ये भी डेरिवेशन मैंने आपको विस्तार से समझाई है। तो मान लेंगे कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुगमन वेग वी डी से गति करने लगते हैं और धारा बहने लगती है। तो पहले देख लीजिए क्यू से पी तक आने में लगा समय, तो समय बराबर होती है दूरी बटे चाल, चालक का आयतन हो गया A/L। तो चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है स्मॉल n, तो कुल कितनी हो जाएगी, कुल में मल्टीप्लाई कर दीजिए आयतन की n इंटू एल। देखिए समझाया है विस्तार से, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो टी समय में देखिए प्रवाहित आवेश क्यू बराबर एन ई, एन की वैल्यू है NaL, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ई की। अब टी समय में प्रवाहित वैद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगी समीकरण 1 व 2 से। तो आई बराबर क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल से एल कर कैंसिल आउट, तो आई बराबर हो जाएगा NaVd। तो यही इसमें संबंध है। ठीक है, इसके अलावा धारा घनत्व है, धारा घनत्व भी देख सकते हैं, धारा घनत्व पढ़ सकते हैं इसमें। एक का इसमें भाग दे दीजिए यहीं से, आगे नहीं देखेंगे, तो आई अपॉन ए कर दीजिए और बराबर हो गया NeVd। तो ये क्या हो गया, जे के बराबर आई अपॉन ए, तो NeVd ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद चैप्टर 6 में पढ़ने हैं किरचॉफ के दोनों नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम है संधि का नियम, दूसरा नियम है वोल्टा का नियम या बंद पास का नियम। तो प्रथम नियम कहता है कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विस्तार से समझाया मैंने कई बार भी ये, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। ठीक है, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होंगी, दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होंगी। यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये आपको नहीं भूलनी है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो इसे धारानिका नियम भी कहते हैं। अब द्वितीय नियम भी यही है कि किसी बंद पास में बहने वाली विभिन्न धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त वैद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समय से नहीं बराबर समय से IR होगा।
ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। तो ठीक है, मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक और दूसरी धारा का मान विपरीत दिशा जो होगी वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु का चित्र सही से बनाएंगे, परिपथ व्यवस्था दिखाएंगे और इसकी शर्त का निगमन। ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। कुंजी के बंद दबाएंगे, ये सब डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार। देखिए इसकी कार्यविधि ठीक से पढ़ लेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम कुंजी के बंद को दबाते हैं, जिससे विद्युत सेल से धारा प्रवाहित होती है। धारा बिंदु ए पर दो भागों I1 और I2 में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर चारों प्रतिरोध तार इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो, तो इस स्थिति को अविक्षेप स्थिति कहते हैं और इस स्थिति में विकर्ण VD में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यह सेतु का कार्य करता है। तो बंद पास में लूप का नियम लगाएंगे, I1.P - I2R बराबर 0, तो I1P बराबर I2R। बंद पास BCDB में लूप का नियम वही लगाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण 1 व 2 करेंगे, तो P/Q बराबर R/S। तो ये 6 चैप्टर में थ्योरी है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ये निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता में संबंध। निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध है ये। हम जानते हैं कि μ0/4 × 10⁻⁷ के बराबर है और ऐसे ही 1/4 ε0 9 × 10⁹ के बराबर है। तो ये वैल्यू पुट ना करते हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो समझाया उसी से करने वाले हैं आप, जो मैंने अपनी वीडियो में समझाया है। ठीक है, पिछली वीडियो में, तो उसी के आधार पर ये डेरिवेशन आप करने वाले हैं। ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो एक मान लेंगे, माना किसी तार को स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर इसमें प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अल्पांश dl के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। dV बराबर μ0/4 पाई IDL sin 90, क्योंकि जो त्रिज्या होती है परिधि की हमेशा लंबवत होगी, तो एंगल 90 का ही बनेगा। तो IDL sin 90/r², तो μ0/4 पाई IDL/r²। समीकरण 1 मान लेंगे। अब कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो B बराबर समेसन dB होगा, तो μ0/4 पाई IDL/a²। उसके बाद μ0 कितना है 4 पाई इंटू आई, और ये जो वैल्यू है DL की वो 2 पाई A के बराबर हो जाएगी। तो A से A की कट जाएगी, 2 पाई से ये 2 टाइम कटेगा, तो μ0 I/2A। अब यदि कुंडली फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो B बराबर μ0 NI/2A। अब 2A व्यास भी हो सकता है, तो μ0 NI/D। तो ये डेरिवेशन आपको तैयार करनी है। देखिए लास्ट ईयर आई है एग्जाम में, तो आप चाहें तैयार कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए। देखिए ये डेरिवेशन आपको तैयार करके ही जानी है। एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी बंद परिपथ की सीमा के निर्दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। चित्र बनाएंगे अच्छे से, उत्पत्ति करेंगे। कागज के तल के लंबवत तार XY है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। स्मॉल r त्रिज्या का वृत्त पथ है केंद्र पर, जिसका केंद्र O पर है। O जो है वो तार पर है। वृत्त पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा B बराबर μ0/2 पाई इंटू I/r। समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर लेंगे। B DL cos 0 हो जाएगा, एंगल 0 होगा क्योंकि B वेक्टर DL वेक्टर दोनों एक दिशा में है। B बाहर कर दीजिए, DL हो गया। DL की वैल्यू 2 पाई r होगी क्योंकि वृत्त पथ है। तो μ0/2 पाई इंटू I/r, और DL की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर 2 पाई r। ठीक है, देख लीजिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट, तो कितना होगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर μ0 I, जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हुई आपकी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आपको ये डेरिवेशन छोड़ कर नहीं जानी है, अच्छे से तैयार करके जानी है। इस डेरिवेशन के आने के चांस बहुत ही प्रबल हैं, तो इस डेरिवेशन को आप जरूर तैयार करें। ठीक है, उसके बाद ये तैयार करनी है एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। तो अनंत लंबाई की सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वही लाइन लिखनी है सेम कि माना एक धारावाही तार में जो धारा है I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के चारों एक वृत्त पथ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र O तार पर है। ठीक है, सममिति के कारण B वेक्टर व DL वेक्टर समान दिशा में होंगे। उसके बाद ये लिखना है B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर μ0 I। ये तो हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अब समान दिशा में है तो B डॉट DL बराबर, ये तो ये कर दिया है डायरेक्ट ही B DL cos 0, तो B बाहर कर देंगे, B गुना 2 पाई r। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो B बराबर μ0 I/2 पाई r या μ0/4 2 पाई इंटू I/r, यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी, इसे भी अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए इसके बाद ये तैयार करनी है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। एक परिनालिका मान लेंगे, लंबाई है स्मॉल l, उसमें लपेटे गए फेरों की संख्या कैपिटल N है और इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। देख लीजिए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है ना। N/L के भी अनुक्रमानुपाती है, दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दीजिए तो B अनुक्रमानुपाती N इंटू I/L। अब कांस्टेंट लगाइए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाइए तो μ0 लगाया तो B बराबर μ0 NI/L, जहाँ μ0 एक कांस्टेंट हो जाएगा, N/L स्मॉल n हो जाएगी तो B बराबर μ0 NI। ठीक है,
इसके बाद आपको याद रखना कि परिनालिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आधा होता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। तो ये कितना हो जाएगा, μ0 तो ये चैप्टर नंबर 7 की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम कर चुके हैं। यहाँ से एक डेरिवेशन आपको कन्फर्म आएगी एग्जाम में, ज़रूर तैयार करके जानिए 4 डेरिवेशन में से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए चैप्टर नंबर नेक्स्ट में एक ही डेरिवेशन है, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो इसमें मान लेंगे माना अनंत लंबाई के 2 धारावाही तार हैं पी क्यू और आर एस, एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे गए हैं। I1 बाई 2 धारा प्रवाहित हो रही है। चालक पी क्यू के कारण बिंदु एम पर मान लिया हमने एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो B1 बराबर हो गया μ0.2 पाई इंटू I1/R। अब इसकी जो दूसरा तार है उसकी L लंबाई पर आरोपित बल IBL साइन थीटा से लगाएंगे। तो F बराबर I2 B1 L साइन 90, और B1 की वैल्यू हम निकाल कर ऐसे पुट कर देंगे। तो I2 μ0.2 पाई इंटू I1/R इंटू 1 हो जाएगा। तो F/L बराबर μ0.2 पाई I1 I2/R इंटू L की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू निकल के आएगी इसकी। तो 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल हो गया। यहाँ से एम्पियर की परिभाषा बना लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपने देखी होगी। ठीक है, ये देख लेंगे कि यदि I1 बराबर I2 बराबर I हो तो वैल्यू पुट कर देंगे। I1 बराबर 1 एम्पियर हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन में पहले ही बनाइए कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 रज्जु रेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। ठीक है, 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य 1 एम्पियर की परिभाषा कई बार पूछी गई है। देखिए उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में चुंबकीय द्विध्रुव पर आरोपित बलों युग्म होता है τ बराबर mb साइन थीटा। चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर τ डी थीटा। अब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, कुल कार्य निकालेंगे। तो w और इसका समाकलन करेंगे θ1 से θ2 तक। तो टॉ की वैल्यू पुट कर देंगे mb साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2 तक। mb बाहर कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू भाई समाकलन करेंगे साइन का, तो माइनस का कॉस थीटा हो गया। लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस है तो ऑलरेडी इसे चेंज कर देंगे चिन्ह को, mb है। देखिए यहाँ पर ये माइनस mb है, कॉस θ2 अपर लिमिट माइनस कॉस θ1, तो माइनस ये वाला बाहर ले लिया हमने यहाँ। अब इसे चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, mb तो यहाँ हो गया और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। आप ये चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे अभी से स्थिति बना सकते हैं। θ1 बराबर हो 0, θ2 बराबर θ हो, तो w बराबर mb 1 माइनस कॉस θ। देखिए उसके बाद ये डेरिवेशन है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है। यही कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सूत्र का निम्नलिखित करेंगे पहले की तरह, τ बराबर mb साइन थीटा, dw बराबर τ डी थीटा होगा। द्विध्रुव को 90 तक घुमाने में, 90 से θ तक घुमाने में किया गया कार्य जो होगा वही स्थितिज ऊर्जा होगी। देख लीजिए 90 डिग्री से घुमा रहे हैं, पहले की तरह समाकलन करेंगे mb साइन थीटा का, mb बाहर कर दीजिए, साइन थीटा का समाकलन माइनस के कॉस थीटा, लोअर लिमिट है 90 डिग्री, अपर लिमिट है थीटा, माइनस mb कॉस थीटा माइनस कॉस 90, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस का mb कॉस थीटा आया, माइनस के m वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगी। तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर, किए गए कार्य के बराबर। डेरिवेशन अच्छे से तैयार करके जाएंगे इसको भी। ठीक है, देखिए इससे आगे की जो डेरिवेशन रह गई हैं 2-3 चैप्टर की रह गई हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके साथ मैं कुछ सेकंड फिजिक्स की भी डेरिवेशन लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।